सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सारे लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज जैसे आपको कल हमने अनाउंस कर दिया था कि कल से हमारी रेलवे एलपी की एग्ज़ाम है, सॉरी जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो उसी की आज डेमो क्लास लेके मैं आ चुका हूँ आपके सामने। मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस लाइव सेशन में। सारे जो बच्चे जो एसएससी की और रेलवे, स्पेशली रेलवे एलपी की जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, आपको सबको पता होगा कि रेलवे एलपी के अंदर अपने जीके वाला पोर्शन और करंट वाला पोर्शन को हटा के सीबीटी फर्स्ट में वो हटा के और अपनी साइंस का वेटेज है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, और इसी के साथ में अभी जैसे रेलवे ने अपने जो टेक्नीशियन वाली भर्ती है उसकी भी अनाउंसमेंट, अपने जो टेक्नीशियन वाली भर्ती है उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी है। लगभग 6500 के समथिंग पोस्ट हैं, तो उसमें भी साइंस का बड़ा रोल रहने वाला है। उसमें भी साइंस के लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं। तो सभी बच्चों के लिए क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो आप सभी बच्चे एक बार अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप से स्टेटस पे इस क्लास का जो लिंक है वो शेयर कर देंगे। फटाफट सारे लोग हैं वो जुड़ जाएंगे। राजू सारण, प्रिया जाट, यक्षित लोनिया, सभी को राम राम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार फटाफट सारे लोग हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे। बेटा फटाफट क्लास को शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और बेसिक से साइंस आपकी चलेगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक। आपको बाहर से मार्केट से 1 रुपए की किताब भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी हम करवाएंगे, पीछे के आए हुए पीवाईक्यू हम करवाएंगे, टेस्ट सीरीज हम आपको खुद देंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैच हम आपको दे रहे हैं। तो आपको बाहर से बस नोटबुक खरीदनी है, पेन खरीदने हैं बस, है ना। और उसके ऊपर भी देखो आजकल तो जीएसटी लगती है, तो अगर आप जीएसटी भरना चाहे तो वो खरीद लो, बाकी जीएसटी देखो हर चीज पे लगती है। तो सारे लोग हैं एक बार क्लास को अपने को शेयर कर देंगे, उसके बाद में टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। फटाफट शेयर कर दो भाई सारे लोग। विनोद कुमावत, बहुत दिनों से दिख रहे हो, क्या बात है? आपकी गलती नहीं है, मैं भी कई दिनों से दिख रहा हूं, है ना। तो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। बना देखो, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका जो लेंथी पोर्शन होता है वो फिजिक्स वाला होता है ना। क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह चलेंगे। आगे वाले कुछ चैप्टर जैसे आपकी मात्रक और विमा से स्टार्ट कर देते हैं। फिजिक्स में वहीं से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और आप उसको उसमें से किसी भी आपको 1 यूनिट पूछ लिया गया, बताओ भाई ये जो क्वांटिटी है इसकी मात्रक और विमा बताओ, तो वो लेंथी वाले क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो आपको शुरुआत किससे करनी है? बायोलॉजी से। उसके बाद में पढ़ेंगे फिजिक्स, फिजिक्स में बढ़िया टाइम लेंगे। उसके बाद में केमिस्ट्री, यानी दोनों रटने वाले पोर्शन है वो लास्ट में और शुरुआत में, और जो समझने वाला पोर्शन है वो हम बीच में रखेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई साइंस है और साइंस के अंदर वेटेज बढ़िया रहने वाला है, साइंस को हल्के में नहीं लेना है। तो साइंस के 3 ब्रांचेस हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी? बायोलॉजी और केमिस्ट्री और एक अपनी फिजिक्स। क्या भैया 3 ही होती हैं साइंस की ब्रांचेस? नहीं होती, 3 बहुत ज्यादा होती हैं, और वो आपको पढ़नी भी नहीं है। क्यों नहीं पढ़नी है? एक आपकी होती है कंप्यूटर साइंस, साइंस का भाग है, ठीक है। उसके बाद में होती है नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। ये सारी किसकी पार्ट है? अपने साइंस के पार्ट है, लेकिन वो अपने को वहां तक नहीं जाना है। करंट के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। तो हमें पढ़ना 3 ही चीजें हैं, जीव विज्ञान, आपकी रसायन विज्ञान और तीसरी आपकी भौतिक विज्ञान। और यही पढ़ते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपको क्लास 10 तक की ही साइंस पढ़ के आनी है। लेकिन हम धोखा नहीं खाएंगे। एक बार धोखा खा चुका हूं, डुम डुम, वो आपने रील देखी होगी, वो है ना, डिंग डिंग वाली। तो हमें धोखा नहीं खाना है, हमें सब कुछ पढ़ना है, हमें सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, पूरा मैटर कवर करके चलेंगे। देखो जीव विज्ञान क्या होती है, इसमें वर्ड छुपा हुआ है जीव। क्या छुपा हुआ है बेटा? जीव। और विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होता है? हमारे चारों तरफ का ज्ञान। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वी प्लस ज्ञान। और ये किससे बना है? वी का मतलब होता है चारों तरफ, ज्ञान का मतलब अध्ययन। हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वही क्या है? विज्ञान है। अच्छा, जीव विज्ञान की बात करें बेटा, जीव यानी बायो। बायो का मतलब क्या होता है? सजीव। तो मास्टर ये बता कि सजीव क्या होते हैं? सजीव वो होते हैं जो श्वास ले सकते हैं, जो परिसंचरण कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, सारे क्या है आपके? सजीव हैं। तो सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या है आपकी? अब सजीव पादप भी हो सकते हैं, सजीव जंतु भी हो सकते हैं। तो हम इसकी फिर से 2 ब्रांच पढ़ते हैं, एक जंतु विज्ञान पढ़ते हैं जिसको आप जूलॉजी बोलते हो, और एक हम इसकी ब्रांच पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं
आपकी पादप विज्ञान, जिसको हम बोटनी बोलते हैं। ठीक है भैया, तो डेफिनेशन सिंपल सी क्या होगी, हमारे चारों तरफ का ज्ञान ही विज्ञान है। इसकी 3 शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन किसमें होगा? जीव विज्ञान में होगा। और सजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक जंतु होते हैं, एक पादप होते हैं। पादपों में जिसका अध्ययन किया जाएगा पादप विज्ञान, जिसको बोटेनी बोलते हैं, और जंतुओं का अध्ययन जिसमें किया जाएगा वो जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, केमिकल्स जितने भी होंगे, केमिकल्स की भाषा जब बात आती है, केमिकल्स के वर्ड की सुनते ही आपको एक दिमाग में चीज आती है कि पता नहीं कौन से केमिकल होंगे। अरे केमिकल सब कुछ है केमिकल। आप पानी पी रहे हो वो भी केमिकल है, आप नमक खा रहे हो वो भी केमिकल है, आप चीनी खा रहे हो वो भी केमिकल है। अब गरम मन कर को गर्मी है, शिकंजी बनानी है, शिकंजी भी केमिकल है। एवरीथिंग इज केमिकल, रसायन है सारी चीजें। यानी कि 118 तत्व है बेटा। कितने तत्व हैं पृथ्वी पे? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और अभी प्रक्रियाधीन है ये चीजें। तो 118 तत्वों से जितने भी यौगिक बनते हैं वो सारे केमिकल है। जैसे H2O की बात करूं मैं, तो H2O पानी है लेकिन ये केमिकल है, ये रसायन है। अब वो रसायन, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि रसायन सारे हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं, कुछ रसायन हार्मफुल भी होते हैं। जैसे आप एसिड है, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को हाथ में लेके देखो एक बार, देखे हाथ ही नहीं रहेगा, लेकिन पानी को आराम से हाथ में ले सकते हो। तो उनका प्रिवेंशन अलग चीज होता है, लेकिन केमिकल तो सारे ही हैं। जल भी केमिकल है। तो केमिकल्स का अध्ययन या रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो क्या होगी आपकी? रसायन विज्ञान। ये भी 3 प्रकार की होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें कार्बन पढ़ते हैं और उसके यौगिक पढ़ते हैं वो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर कार्बन के अलावा सारे तत्व पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ताप दाब वगैरह रसायनों का ये पढ़ते हैं वो कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन पढ़ते हैं। बात करते हैं तीसरी ब्रांच की, फिजिक्स की। और फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? भौतिक अवस्थाओं को पढ़ते हैं, पदार्थ की भौतिक। जैसे क्या हुआ भाई, आपके शादी हो गए, लुगाई आ गई घर पे, लुगाई ने आपके पीछे से फूकने की मारी। फूकने को आप छू सकते हो, फूकने को जैसे हमारी था तात्तों को मामलो था तो हाथ लगाओ, गरम गरम लगाओ, वो आपकी कौन सी स्टेट है? फिजिकल स्टेट है। क्या बढ़ा है? टेम्परेचर। क्या बढ़ा है बेटा? टेम्परेचर। तो ताप कौन सी अवस्था है? फील कर सकते हो आप, उसको छू सकते हो, मतलब कौन सी अवस्था है? भौतिक अवस्था। दाब है, अगर आप किसी चीज पे दाब लगाओगे उसको भी पता। कोल्ड ड्रिंक पीते हो सब, है ना? कोल्ड ड्रिंक पीते हो, और कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो तो उसके अंदर प्रेशर आता है। किसका प्रेशर है? गैस का प्रेशर। लेकिन उसको फील कर सकते हो ना आप? अरे बोतल को फील कर सकते हो, उसमें भरी हुई है, उसमें प्रेशर है। तो प्रेशर, दाब, ताप वगैरह। मैं यहां से यहां मोमेंट कर रहा हूं, मेरी गति को आप देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। इसका मतलब वो क्या है? वो गति है। तो गति भी कौन सी अवस्था हो गई? भौतिक अवस्था हो गई। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था का अध्ययन करते हैं, वो क्या होती है? आपकी फिजिक्स होती है। आपके कमेंट में पढ़ लेता हूं। ये तो कोई किताबें वगैरह, हाँ बिल्कुल बेटा, नोट्स लेके बैठो सारे। किताब मैन का सिंबल बना रहे हो, इसका मतलब मैं समझ गया। किताब वगैरह लेके बैठ सकते हो, है ना? हाँ कोई बात नहीं है। और प्रिया जाट कह रही है कि आई लव यू सर। आई लव यू टू बेटा। मेरी तरफ से आपको आई लव यू 3, आई लव यू 4, आई लव यू 5, जितना आई लव यू ले सकते हो उतना ले लो। लेकिन ये ऐसी बातें मेरे को समझा दिया करो कि आई लव यू किस टाइप का है। मैं थोड़ा साइंस का मास्टर हूं, ज्यादा समझता हूं। तो तीनों ब्रांचेज आपकी ये हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तीनों ब्रांच हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान को। अरे करें, चलो। जीव विज्ञान की अगर मैं बात करूं, जीव विज्ञान के अंदर हमने देखा कि सजीवों का अध्ययन होगा। किसका अध्ययन होगा? सजीव कौन कौन से हो सकते हैं भैया? पादप भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं। पादप भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं, दोनों। और अब देखो सिंपल सी बात है भैया, पादप और जंतु है, उनका कोई ना कोई शरीर होगा। शरीर तो होगा सबका, पादपों का भी शरीर होता है, जंतुओं का भी शरीर होता है। ठीक है, अब ये शरीर बनता कैसे? जैसे आपने घर बनाया, हर बार एग्जांपल देता हूं मैं समझने के लिए कि घर बना तो सबसे पहले में ईंट चाहिए भैया। क्या चाहिए? ईंट। ईंट बनाकर हम क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। दीवार से फिर क्या बनते हैं? मकान बनते हैं। और मकान से फिर क्या बनता है आपका? पूरा 1 BHK 2 BHK, जैसे भी आप बेडरूम, डाइनिंग रूम जो भी आप बनाते हो वो बनाते हो। तो ये ईंट वगैरह, ईंट से दीवार बनी, दीवार से मकान, मकान से घर। सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती है। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं मेरे हाथ बन गया, मेरे कान बन गए, नाक बन गया, ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है भैया? ऐसे होता है कि सबसे पहले बनती है कोशिका। क्या बनती है? कोशिका। उसके बाद में बनते हैं आपके उत्तक। उत्तक दीवार ही होती है। उत्तक क्या होती है? दीवारें होती हैं। उसके बाद में मकान। मकान की जगह बनेंगे आपके अंग। क्या बनेंगे? अंग। अरे भाई ये साइलेंट करो फोन, कॉपीराइट लाओगे आप। इतना ही तो कमाओ में थे, कॉपीराइट में ठोक दोगे मन। बंद करो, साइलेंट करो। अंग से क्या बनेंगे बेटा? अंग तंत्र। क्या बनेंगे? अंग तंत्र, है ना? अंग तंत्र बनेंगे। उसके बाद में देखो
अंग तंत्र के बाद में क्या बनते हैं? अंग तंत्र के बाद में बनता है शरीर। अब विनोद कैसी बातें कर रहे हो यार आप? मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस, आप कमेंट कर रहे हो राजनीति विज्ञान का जनक कौन है बताओ लो। पॉलिटी कड़े आ गई, जीव विज्ञान में पॉलिटी कड़े आ गई। कमेंट बहुत शानदार है, लेकिन तेरा राजनीति विज्ञान की बात कर रहा है तो साइंस में का मतलब समझ सकते हो। विनोद पहले तो ये बता तू लड़का है कि लड़की है, उसके बाद में मैं जवाब देना पसंद करूंगा। देखो सबसे पहले क्या चाहिए भैया, क्योंकि ऐसे कमेंट लड़के ही कर सकते हैं। बीच में साइंस की क्लास आ रही है, पॉलिटी पूछ रहे कि मास्टर ने पजावा मेरे साथ टाइम पास करे मास्टर थोड़ी देर, मन ना हाईलाइट करे, तो मैं हाईलाइट करने नहीं आया हूं, मैं खुद हाईलाइट होने आया हूं। तो कोशिका, उसके बाद में उत्तक, उसके बाद में अंग, उसके बाद में अंग तंत्र, उसके बाद में छोटे क्लासों में मास्टर ने एक बात रटाई थी आपको। क्या रटाई थी? कि शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आज समझेंगे, आज समझेंगे। तो पहला वर्ड क्या लिया था मास्टर ने? मूलभूत इकाई। कौन सी इकाई बताओ? ये शरीर बन रहा है किससे? अंग तंत्र से। अंग किससे बन रहे हैं? अंगों से। अंग फिर किससे बन रहा है? उत्तक से। उत्तक किससे बन रहा है? मेरे को बताओ, अगर कोशिका नहीं होगी तो क्या शरीर बन पाएगा? अगर आपको मकान की नींव डालनी है तो क्या चाहिए? नींव ही मूलभूत इकाई होती है ना। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट ही होती है। हम क्या पढ़ते हैं? मूलभूत इकाई है। समझ में आ गया? वेरीफाई हो गया। दूसरा वर्ड यूज में लेते हैं संरचनात्मक। संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल यूनिट। अब एक चीज बताओ, मैं, मेरी बॉडी है या फिर कोई भी पादप है उसकी बॉडी है, फिर कोई भी जंतु है उसकी बॉडी है। जैसे मेरे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक नाक है। नाक एक ही होता है कि दो होते हैं? नाक एक होता है कि दो? पंकज एक होता है कि दो? तो फिर ये तो दो हैं। हाँ, छिद्र दो होते हैं, छेद कितने होते हैं? छेद दो है, नाक एक है। शाबाश, वेरी गुड। मेरे से पढ़ा कर ट्यूशन वाली क्लास में, ट्यूशन करता ना तो मेरे पास। वेरी गुड, थैंक्स। तो जीएसटी लगती है फिर उस पर। तो कोशिका है, इससे क्या बने? उत्तक। और उत्तक से क्या बना? और ये अंग ही तो संरचना बना रहे हैं शरीर की। तो जब तक भाई साहब अंग नहीं होंगे तो संरचना बनेगी। अंग किससे बनाए? उत्तक से। उत्तक किससे बनाए? तो संरचना बनाने के लिए क्या कोशिका क्या चाहिए? कोशिका चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए कौन सी इकाई हो गई? तीसरी इकाई होती है क्रियात्मक। कौन सी? लोसा। पंकज के पास फोन आया कि तेरा भाई की लड़ाई होगी, जापट पड़ेगी दो तीन एक। अभी आ रहा हूं, गाड़ी स्टार्ट की, आगला ठोके हुए जाके। किससे ठोका? हाथ से। क्रिया किससे हुई? ये क्रिया कब होगी? जब हाथ होगा, या फिर दो तीन खा के आगो। तो खाई भी किस पे? गाल पे। गाल के बिना क्रिया हो सकती है क्या? गाल क्या है? हाथ क्या है? अंग है। अंगों ने क्रिया की, कब की? जब क्या है? तो क्रिया करने के लिए क्या चाहिए? इसलिए कौन सी इकाई? तो मास्टर ये पढ़ाता था, शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। समझ में आ गई क्यों बोलता था ऐसा मास्टर? अब इसको इकाई बोले कि अंग बोले, ये प्रश्न भी आता है कि भाई कोशिका अंग है या इकाई है? इकाई है सर। क्यों है? अरे अंग तो यहां बनेगा, अंग तो तीसरी स्टेप है, कोशिका तो पहले ही बन चुकी है। इसलिए कोशिका अंग नहीं है। क्या है? एनटीपीसी में आया प्रश्न है कि निम्न में से कोशिका है। पहला ही ऑप्शन था अंग, दूसरा था इकाई, तीसरा था दोनों, चौथा तो कोई भी नहीं। तो क्या बताओगे? इकाई। इकाई है, अंग नहीं है। कोशिका क्या नहीं है? अंग नहीं है, एक इकाई है, यूनिट है। जैसे ईंट दीवार थोड़ी है, वो तो इकाई है दीवार बनाने के लिए। तो शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो बायोलॉजी में हमें पढ़ना ही यही है। क्या पढ़ना है? पहले कोशिका पढ़ेंगे, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी? दूसरा चैप्टर उत्तक पढ़ेंगे, तीसरा उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग। तो उत्तक पढ़े, अंग पढ़ेंगे, अंग के बाद में अंग तंत्र बनाएंगे। अंग तंत्र में आपके सारे तंत्र आ जाते हैं। पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, सारे तंत्र, तंत्रिका तंत्र है, कंकाल तंत्र है, वो सारे के सारे तंत्र किसमें पढ़ लेंगे? तो बायोलॉजी का यही है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में तो श्वसन होता है, क्या पादपों में श्वसन होता है? कैसे होता है बताओ? पादपों में नाक पाई जाती है, फेफड़े पाए जाते हैं क्या? फेफड़ा पाए जाए पादपों में? हैं? खा भी देगी सोगन, खाओ मां कसम। अरे उसमें नाक नहीं होता, उसमें फेफड़े नहीं होते, लेकिन
आपने जरूर पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि पादप है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और भोजन बनाता है। कौन सी गैस छोड़ता है? अरे गैसों का आदान प्रदान करना ही क्या है, बस उससे क्या मिलनी चाहिए? ऊर्जा। क्या मिलनी चाहिए? ऊर्जा तो ले ही रहा है ना, वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना रहा है, तो श्वसन तो कर ही रहा है। अब उत्सर्जन करता है क्या? पढ़ेंगे तो वो गोंद क्या है? उसका उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थ है। जो पेड़ पौधे उनका मल ही है जो गोंद आप खाते हो। सुबह सुबह देखते हो ओस, ओस मिलती है आपको पेड़ पौधों पे। वो कौन सी क्रिया से निकलती है? वो अवशिष्ट जो पानी ज्यादा था ना एक्सेस मात्रा में, वो पानी तो है, उसको उत्सर्जित तरीके से बाहर निकाल दिया गया। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्प प्लस उत्सर्जन, ऐसा उत्सर्जन जो किसके सहायता से हो? वाष्प की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। तो पत्तियों पे ओस आती है, वो उत्सर्जित तो है, वो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या निकल रहा है भाई? पानी निकल रहा है। तो पादप भी क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो ये सारे सिस्टम किस में चलेंगे? पादपों में भी चलेंगे और मनुष्य में भी चलेगा। मतलब अगर हम जंतु में पढ़ेंगे तो मनुष्य को पढ़ लेंगे तो उसमें सारे जंतु आ जाएंगे। मनुष्य जंतु है कि नहीं? अरे जानवर है ना मनुष्य। और फेंट्री लगाते हो रॉयल है, बापू दा शेर, रात ने पेशाब कराना एक आदमी साग चाहिए, जो किस में होती है? अपने ह्यूमन बॉडी में होती है। ठीक है। अब बोलो सर उत्तक थोड़े ना पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। जाइलम पढ़ोगे आप, फ्लोएम पढ़ोगे, सहवनी उत्तक पढ़ोगे, पार्श्विक उत्तक पढ़ोगे, है ना, सारे उत्तक पाए जाते हैं। किसमें? पादपों में। तो ये सारी प्रोसेस है, हम किस में पढ़ेंगे? पादपों में भी पढ़ेंगे। और रोग कहां पढ़ा है हमें? इसमें रोग का तो कोई चैप्टर ही नहीं है। अरे पागलो, रोग किससे संबंधित होंगे? तो सब अंग पढ़ेंगे तो उनके रोग भी पढ़ लेंगे। अच्छा सर पादपों में कौन सा रोग होता है? पादपम खांसी जुकाम होएगे, वो है क्या होता है? गन्ना खाया आपने? गन्ना कई बार गन्ना आता है और वो लाल कलर का आ जाता है बीच में से, वो रोग है। प्याज पीला पड़ जाता है, प्याज की जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है? सफेद होती है, लेकिन वो पीली पड़ जाती है, वो रोग ही तो है। गेहूं होते हैं ना, गेहूं, उसकी जब उसको बोते हैं तब उसकी जो जड़ें हैं वो कटने लग जाती हैं बैक्टीरिया की वजह से, वो रोग ही है। मूली होती है, मूली, उसके अंदर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, वो रोग ही है। बस उनमें अलग प्रकार का रोग होता है, हमारे अंदर अलग प्रकार के रोग होते हैं। अब उनमें खांसी जुकाम नहीं होती, उनमें अलग प्रकार की खांसी जुकाम होती है। डिजीज सब में पाई जाती है। तो वो किससे संबंधित है बेटा? वो अंगों से संबंधित। अब जैसे सर अच्छा ये बताओ मेरे को कि गन्ने में कैसे अंग पाए जाते हैं? अरे गन्ने का तना ही तो है, वो उसका अंग ही है। मूली की जड़ है, वो उसका तना, वो उसका अंग ही तो है भाई। जड़ है, तना है, पत्तियां है, टहनियां, ये उसके अंग है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? पूरी बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी के मेन चैप्टर यही है। उसके बाद में पढ़ते हुए सर आनुवांशिकी वाला एक चैप्टर छूट गया हमारे, जेनेटिक वाला। इसमें जेनेटिक नहीं दिख रही कहीं पे भी। अरे जनन तंत्र का ही तो भाग है जेनेटिक। आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी से लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में जाना, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनेगी कब? जब क्या होगा? जनन। उसी में पढ़ लेंगे क्या? आनुवांशिकी। इन्हीं में क्या पढ़ लेंगे? रोग। इन्हीं में पे क्या पढ़ लेंगे? अंग। सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे कि नहीं होंगे? तो हमें पहली हेडिंग क्या लगानी होती है? क्योंकि मूलभूत इकाई है। अब देखो कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। इतना समझ में आया क्या? हाँ, दिस सेल इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड राजू सारण, सही बात कह रहे हो आप, वेरी गुड विनोद। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पहली चैप्टर अपना क्या लगेगा इसमें? कोशिका। कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? यूज में लेंगे वो, उसको साइड में रखो एक बार। एक सेल ये है कोशिका। अब देखो कोशिका क्या होती है। कोशिका की परिभाषा भी बताई थी मास्टर ने कि मूलभूत संरचनात्मक, ये तो बच्चों का खेल है ना, ये तो बच्चों का खेल है। ये तो पढ़ा दिया हमने, 10वीं क्लास में पढ़ के आ गए। तेरकन फीस क्या दे रहे हैं हमें? हैं तेरकन ये रेलवे एलपी का नाम पर, एसएससी का नाम पर फीस क्यों दे रहा है मास्टर? या तो मेरे 10वीं क्लास में पढ़ दी नहीं, अब अलग पढ़ेंगे। कोशिका को आज तक आपने क्या पढ़ा? सेल। और क्या पढ़ा? आज पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नेम इसका, कि बायोलॉजी वाले क्या बोलते हैं इसको? साइटो। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? साइटो। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? साइटो। क्या होता है? अच्छा, मैंने जब जब आपको बोला कि बायोलॉजी के अंदर जब जब आप किसी चीज का अध्ययन करोगे उसके आगे क्या लगाना है? लॉजी। क्या लगाना है? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी।
तो ये प्रश्न भी खूब बार आया हुआ है कोशिका विज्ञान कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा। अब इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि भाई कोशिका की उत्पत्ति कैसी हुई, कोशिका की खोजें कैसी गई है। तो ऐसे कोई आदमी बैठा हुआ था, हाँ वेरी गुड विनोद, वेरी गुड, सही सही बात है। हाँ चलिए देखो, एक साइंटिस्ट था मेरे जैसे निठल्ला, लैब में बैठा हुआ था और आंधी चल रही थी, तो उसका जो पेड़ लगा हुआ था, उसके सहतूत का पेड़ लगा हुआ था उसकी लैब के आंगन में, और वो पेड़ आंधी से गिर गया, टूट गया। टूटने के बाद में पेड़ क्या हो जाता, मर जाता भाई। 2-3 दिन उसने वेट किया कि भाई ठीक है, 2-3 दिन बाद में उस पेड़ को उसने कटा दिया। अब जैसे कटाया तो साइंटिस्ट दिमाग था, पागल आदमी था, और उसने बोला कि चलो इसकी छाल को लेकर कहां चलते हैं, लैब में। लैब में लेके गया और लैब में जाते ही उसने जब उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उसको एक छत्तेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दी। कैसी दी, छत्तेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दी। और ये छत्तेनुमा स्ट्रक्चर उसने पहली बार देखी थी और उससे पहले किसी ने नहीं देखी। अब बताओ, अगर आप पे कोई चीज पहली बार देखते हो, अचंभा होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। अब जैसे पंकज है, और पंकज रशिया से कोई लुगाई लेके आ जाए, रशिया से कोई लुगाई लेके आ जाए और इसकी आस पास के गांव में कहीं पे भी रशियन लुगाई नहीं है, तो भीड़ लग जाएगी ना इसको देखने के लिए। अजीब चीज होगी भाई। सीमा इधर पाकिस्तान से आई थी, सब इंटरव्यू वाले पूछ गए थे वहां पे, वही सेम सीन यहां था भाई। पहली बार ऐसी स्ट्रक्चर कोई देख रहा आदमी, उसको अचंभा तो होगा, होगा सर बिल्कुल होगा। तब वो आदमी कौन था, वो आदमी था रॉबर्ट हुक। किसने देखी, और उसके मुंह से नाम निकला, अरे राम ये तो क्या है, सेलुला। क्या है ये, सेलुला बेटा एक लैटिन भाषा का शब्द है, किसका है। और इस सेलुला को काटते 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 हमने क्या बना दिया, तो कोशिका की खोज किसने की, बताओ। ये कोशिका जीवित थी कि मृत थी भाई। पेड़ टूट गया, मर गया, तो कौन सी कोशिका होगी। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज कर दी, मृत कोशिका की। अब बताओ, मरेडे की करो चाहे जीवित की करो, साहब मैं तो कर दी खोज, तो नाम हमारा ही चलेगा, नाम साडा चलदा। तो मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, कब की, किसमें की थी, कोर्क में। किसमें, अरे वो एक दारू आती थी पहले, आजकल भी आती पता नहीं, इत्र आते हैं, इत्र, उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है लकड़ी का, देखिए वो लकड़ी का ढक्कन क्या होता है। तो सबसे पहले मर्त कोशिका की खोज 1665 में कौन करता है, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले किसने बताया, क्या नाम दिया था, सेलुला। और ये कौन सी भाषा का शब्द है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले मर्त कोशिका की खोज याद कैसे करें कि जीवती थी कि मरेडी। देखो इसमें वर्ड आ रहा है हुक, पैंट का हुक हुआ है, अरे पैंट के हुक होता है, उसमें सांस आती है क्या, मरा हुआ है, वो मरा हुआ है ना, तो हुक मरा हुआ है मतलब मर्त कोशिका। तो मर्त कोशिका की खोज किसने की, कब की, किसमें की, कैसी आकृति थी, छत्तेनुमा। कैसी थी, 1% तैयार हो जाएगा यहां से, 2% हो गए। पहला प्रश्न कोशिका विज्ञान का अध्ययन, दूसरा प्रश्न खोज, दोनों प्रश्न तैयार हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो मेरे को एक चीज बताओ, जब आप 5-4 दोस्त बैठे रहते हो शाम को कहीं चाय की थड़ी पे बैठे रहते हो, कोई सुट्टो मारना बैठे रहो 5-4 जना, तो वहां क्या बातें चलती हैं। जैसे मान लो कोई आदमी किस चीज में एक्सपर्ट है, जैसे मेरे को मान लो मेरा कोई दोस्त है, उसको बाइक सुधारने में बढ़िया नॉलेज है, उसके बारे में अच्छी बात, उसकी अच्छी नॉलेज है कि भाई हाँ उसको बाइक अच्छी सुधारने। मैं क्या कहूँ यार, वो तो बाइक सुधारने को बाप है, ये बात बोलते हैं ना, इस चीज में तो बाप पड़े हो। तो जैसे संदीप अपना, तो ये संदीप किसमें है, जीएसटी बनाने में एक्सपर्ट है, जीएसटी का बाप है। तो बाप होना मतलब उसको सब चीज का नॉलेज है। और सबसे पहले कोशिका का नॉलेज किसको था, और कोशिका विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा, तो कोशिका विज्ञान का जनक कौन हो गया भाई, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब ये तो सबको आता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि भारत की कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, हाँ बिल्डिंग को नाम बता, लो भारत वाला कौन पे, बुर्ज खलीफा हो जाना है, दिला दू तेनू बुर्ज खलीफा जनबी का बाप की है, लेकिन औकात से बाहर है। इधर देखो, जो समझ रहे हो वो भी औकात से बाहर है, बुर्ज खलीफा भी औकात से बाहर है। देखो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हो जाएगा,
रॉबर्ट। क्यों भाई, सबसे पहले किसने बताया था? इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, हुक्के नहीं है, हुक्के अंग्रेजों के औलादों के नाम ऐसे होते हैं। तो ये कोशिका विज्ञान का जनक, ये आउट ऑफ इंडिया था, यूरोप का था भाई, आउट ऑफ इंडिया ही है। तो भारत की अगर पूछेगी, भारत की कोशिका, भारत में सबसे पहले कोशिका ने किसने बताया? तो भारतीय, अपने वालों के तो नाम ही अलग मिलेंगे। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया है इसने। तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन हो जाएंगे भाई साहब? डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। ये तो आपको पता ही चल जाएगा भारत वालों के नाम आते ही। तो शर्मा जी ने बाजी मार ली, डॉक्टर ए के शर्मा। ये क्या है अपने इंडियन साइटोलॉजी की सबसे पहले, अगर भारत के अंदर कोशिका के बारे में किसी ने बताया, कोशिका पे किसी ने रिसर्च किया, तो वो कौन थे? डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा थे, डॉक्टर ए के शर्मा थे, है ना। हाँ, पढ़ेंगे उस टाइम समझेंगे बेटा। सुबेरिन क्या होती है? कि झिल्ली होती है जो कोशिका झिल्ली को क्या बनाती है? पारगम्य बनाती है ना। सुबेरिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली को पारगम्य बनाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, इसीलिए कोर के फूल जाता है। आपका फर्नीचर है वो भी फूल जाता है जब बारिश का मौसम होता है, तो उसमें सुबेरिन पदार्थ होता है। ये बात आपकी सही है। लेकिन सुबेरिन पदार्थ साइटोलॉजी का जनक कौन हो गया? डॉक्टर ए के शर्मा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें। आगे देखो, अब देखो, एक सिद्धांत आया था कोशिका का, जिसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। थ्योरी किसने दी थी? देखो, सेल थ्योरी होती क्या है? सेल थ्योरी में ये बताया गया, कोशिका सिद्धांत में ये बताया गया कि जो भी शरीर होता है ना, चाहे वो सजीवों का शरीर है, चाहे पादपों का है, चाहे जंतुओं का है, सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था सबसे पहले स्लाइडेन और सवान ने। किसने बताया था बेटा? स्लाइडेन व सवान ने बताया था। अब देखो, यहां से इतना तो सबको ही पता है, एग्जामिनर पता है तो सबने भी रहा है, लेकिन वो पूछता क्या है? तो बता भाई, जंतु कोशिका में कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ले, नाम तो दो ही है। पादप कोशिका में कोशिका सिद्धांत किसने बताया? ले, यो भी गुनिया है। तो क्या करना है? देखो, समान क्या होता है? समान गंडक। कुत्ते को संस्कृत में क्या बोलते हैं? समान। अरे बोलते हैं ना, समान निंद्रा बक ध्यानम, संस्कृत का श्लोक आता है प्रसिद्ध। तो समान किसको बोलते हैं? कुत्ते को। कुत्ता क्या होता है? जानवर। जानवर को क्या बोलते हैं? जंतु। तो ये किससे संबंधित था भाई? जंतु विज्ञान से। किससे संबंधित था? तो समान तो किससे संबंधित था? तो आपसे पूछ ले कि जंतुओं में कोशिका सिद्धांत किसने दिया और पादपों में? अरे पादपों में किसने दिया? स्लाइडेन। अच्छा, कोशिका सिद्धांत होता क्या है? सजीवों का शरीर किससे बना होता है? सजीवों का शरीर कोशिका से बना होता है। एक पॉइंट ये तैयार करना आपको, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। कैसे बनता है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन और सवान ने दी थी भी। ठीक है, चलें आगे। अब देखो, एक कोशिका विभाजन सिद्धांत आता है। ये सिद्धांत आपको थोड़ा गालसी था, लेकिन रटा दूंगा मैं था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो, एक आता है कोशिका विभाजन सिद्धांत, सेल डिवीजन थ्योरी। कोशिका विभाजन सिद्धांत क्या कहलाता है बताओ? देखें, इसका मतलब होता है कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती है ना, वो पुरानी कोशिकाओं से टूटकर बनती है। अगर मेरे को कोई को घर पढ़ाना है, मान लो कोई को घर बढ़िया बस रहे, दो भाई ही और दोनों भाई न्यारा करना ही, तो मैं क्या करूंगा? रे दोनों ने आपस में लड़ा दूंगा। सिंपल बात है, दोनों ने आपस में लड़ा दो। आम भाषा में क्या बोलते हैं? कि बिर्च गो। क्यों गो वो? बिर्च गो। तो एक अपने साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो। कौन हुए? रुडोल्फ विर्चो ने यह सिद्धांत दिया। और ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो भी कोशिकाएं बनती हैं नई, वो पुरानी कोशिकाओं से टूटकर बनती हैं। ठीक है, ये बीच से टूटेगी, इसमें केंद्रक होता है, और ये टूटकर क्या बनेगी? नई कोशिकाएं बनाएगी। तो पुरानी कोशिकाओं से क्या बनती हैं? नई कोशिकाएं बनती हैं। ये क्या, कौन सा सिद्धांत हो गया आपका? कोशिका विभाजन सिद्धांत। कि भाई अगर किसी चीज का विभाजन करना तो विर्स जो भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे,
तो बिरचई तो है भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हुए थे, बिरचैया अपने इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी भेजी थी यहाँ से, नसबंदी करा करा के। तो पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होना, कोशिका सिद्धांत भी बिरचो। ठीक है, इतने पॉइंट नोट करेंगे, उसके बाद में देखते हैं आगे। सर दिन में कितनी क्लास ले रहे हो? मास्टर का काम होता है पढ़ाने का, आपका काम होता है पढ़ने का। जितनी जितनी बार मैं लाइव हूँ आप तो कॉपी खोल के बैठ जाना, अपना गुरु ज्ञान चलता रहेगा। आश्रम है, आश्रम में बाबा जी के उपदेश चलते रहेंगे। श्री 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 1008 आशुनाथ जी महाराज जय हो, घंटा बजा देंगे। आप क्या को घंटा बजाना है? मंदिर को नहीं, ज्वाइनिंग लेटर को जाके पोस्टिंग लेनी है सीधी। रेलवे एलपी के अंदर घंटों क्या को बजाना है? रेलगाड़ी को पार्ट मचाना, बस असिस्टेंट लोको पायलट बन जाओगा, बढ़िया ट्रेन चलाना मिलेगी। आस्थानी लोको पायलट बनोगा। लोक का पायलट इसलिए बोलते हैं उसको, ट्रेन में पूरे में लो ही होता है, तो लोको पायलट, तो आपको पायलट बना देंगे छोटी सी उम्र में। तो और एसएससी वाले तो आपको पता है यहाँ पे 3 स्टार लगेंगे ना, इनकम टैक्स वाले गोल्डन कलर के, हाँ ना, ऊपर की कमाई खूब होगी। अब बात बतानी इसलिए मैं बता रहा हूँ थानू। तो जितनी क्लासें हैं उतने ठोक दो, एक भी क्लास मिस मत करो। जितनी क्लासें हैं लेते चलो लेते चलो लेते चलो। बाकी अपना शेड्यूल रहता है, 2 घंटे आपकी मैथ की क्लास चलेगी, है ना, एएलपी वालों के लिए 1 घंटे आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी, और 2 घंटे मेरे दर्शन होंगे आपको साइंस के लेके। तो ये 5 घंटे का शेड्यूल रहता है अपने एएलपी वाले बच्चों के लिए। बाकी अगर एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो एसएससी वाले बच्चों के लिए 1 घंटे मैथ रहेगी, 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे जीके, 1 घंटे जीएस, 1 घंटे ज्योग्राफी। ठीक है, ये आपकी जीके के अंदर आपको पढ़ाई जाएगी हिस्ट्री। तो ये आपके किस में चलेगी? एसएससी बैच में चलेगी, फाउंडेशन बैच में। अगर मैं बात करूं सीटी वालों बच्चों के लिए, तो सीटी के लिए बच्चे आपकी सेम ये क्लासेस तो चलेंगी। इसके साथ में एक क्लास आपकी राजस्थान जीके की चलेगी। तो ये आपका शेड्यूल रहता है। बाकी मैं आपको बीच बीच में आता हुआ मिलता रहूंगा। मेरे वैसे कोई ये क्लास ही होने के बाद में मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, मैं जब मन करे मूड करे तभी आ जाता हूँ मैं लाइव। ठीक है, तो आपको एनी टाइम एक्टिव रहना मेरी क्लास के लिए। तो ये तो फिक्स क्लासें हैं ही भाई जीके की, और ये क्लासेस तो 5-6 क्लासेस तो फिक्स चलेंगी सुबह मॉर्निंग में। इवनिंग वाले बच्चे में आपको कभी पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया उसकी पीवाईक्यू डेली आपको मिलेंगे। करंट अफेयर आपको मिलेगा इंडियन और आपका राजस्थान का। ठीक है, उसके बाद में पीवाईक्यू है, जितने मैथ वगैरह जो भी आपको एक्स्ट्रा क्लासेस जो मिलेंगी वो शाम को मिलेंगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं तो करवा देंगे। ठीक है, विश्वास इतना ही रखो। अब देखो कोशिका विभाजन सिद्धांत की भी बात हमने कर ली। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। क्या फैक्ट होते हैं सर? फैक्ट होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ही लगा दिए तो क्वेश्चन तो बनेंगे ही। मोस्ट इंपोर्टेंट अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं? देखो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका बता। सबसे बड़ी कोशिका यानी कहां की पूछ रहा है? ब्रह्मांड की। कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। वो सर मुर्गा अंडा देता है? नहीं, लेकिन इसको मैं शुतुरमुर्गी तो नहीं लिख सकता। तो आपको इतना याद रखना है, ऑस्ट्रिच एग याद रखना है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका ब्रह्मांड की। उसके बाद में ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका पूछे, ये ब्रह्मांड की है, ये आपकी क्या हो जाएगी? माइकोप्लाज्म। प्लाज्मा नहीं है, प्लाज्म है। प्लाज्मा द्रव होता है बायोलॉजी में। प्लाज्मा किसको बोलते हैं? लिक्विड पदार्थ को। हाँ, एक सेकंड बेटा, मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो आप इतना नोट कर लो एक बार। ये माइकोप्लाज्म क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। तो एक बार इतना लिखेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सेमी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि सर प्लीज ये बताना कि बीएससी इलेक्ट्रॉनिक डिग्री वाले एएलपी के लिए वैलिड है क्या? बीएससी इलेक्ट्रॉनिक वाले शायद मेरे हिसाब से नहीं है, उनके पास या तो बेटा आईटीआई होनी चाहिए, डिटेल्स दे रही भी है सारी कि कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, और मैं आपको और थोड़ी खोजबीन करके मैं बता दूंगा। एक बार आप अपने इस चैनल से जुड़ जाइए, अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, डिटेल वीडियो मैं आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं, मैं पूरा डिटेल निकाल के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फाड़ू ड्यूड्स लव यू सर, मखा के साथ लव यू बोलो रहे थे, लव यू को चक्कर में बने। तो देखो फिर बात करें बेटा कि सबसे लंबी कोशिका, ब्रह्मांड की सबसे लंबी कोशिका। बेटा लंबी और बड़ी में क्या फर्क होता है? लंबी मतलब लंबाई में, जैसे जैसे 2 स्टूडेंट बैठे हैं पीछे,
एक बैठा है संदीप, एक बैठे हैं केदार। अब केदार लंबा है, उसकी लंबाई ज्यादा है, संदीप मोटा है, उसका आकार बड़ा है, तो आकार में बड़ा ये पूछेगा, लंबाई में बड़ी ये पूछेगा। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है ब्रह्मांड की? तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन्स, नर्व सेल जो होती है तंत्रिका कोशिका, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, नर्व सेल। तो ये तीन लॉजिक आपकी। चौथी बात करें भाई, मनुष्य की बात करो सर, आदमी की तो बात ही कौन कर रहा? तो सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में कौन सी होती है? मनुष्य में। तो यहां से फैक्ट आता है आपका, तो वो क्या हो जाएगी? अंडाणु। और अंडाणु किस में बनता है? अंडे का। और मनुष्य में भी किसका है? घरालू गाय की ज्यादा चला है आदमी की। यहां भी किसकी चल रही है? मादा का अंडा बड़ा है, मादा का अंडा है भाई। सबसे छोटी कोशिका मनुष्य की, तो वो कौन सी है? शुक्राणु। और इसी में अभी एक नई खोज और होगी, कौन सी? आरबीसी। या तो आरबीसी ऑप्शन मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? शुक्राणु किस में बनता है? मेल में। तो आदमी की कम चल रही, क्यों नहीं चली? जागरनामा आएगी, सीधो बैठ युवराज। अब देखो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना, इतने दिन क्या है कि इनकी बेइज्जती क्लास तक सीमित थी, अब इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है आपकी। ये बच्चे कहां कहां से देख रहे हैं, देखो कमेंट करना बेटे, ऑनलाइन वाले कमेंट करो कहां कहां से देख रहे हो आप, है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने। अब देखो ये माइकोप्लाज्मा को मैंने स्टार लगाया, क्यों लगाया? इसके बारे में पढ़ेंगे। ये माइकोप्लाज्मा का अभी फिक्स ही नहीं हुआ कि इसको हम पादप विज्ञान में रखें कि जंतु विज्ञान में रखें। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब जोकर के जैसे है, ये डांस करते रहता है पूरे दिन, कभी इधर इस फूलते कभी उस फूलते। तो ये माइकोप्लाज्मा में ऐसा ही सीन है। तो इसको साइंटिस्ट ने क्या बोला कि इसको पादप विज्ञान में भी रखो और जंतु विज्ञान में, इसको जूलॉजी में भी पढ़ना है और किस में पढ़ना है? बॉटनी में भी पढ़ना है। इसलिए इसको बोलते हैं डांसिंग जोकर ऑफ बायोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? डांसिंग जोकर ऑफ बायोलॉजी। अलग अलग आकृति बनाता है, अलग अलग फेस बनाता है। तो ये फैक्ट आप सारे नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद में आगे देखते हैं। लो लो, एक तो बांग्लादेश में आगो डिस्ट्रिक्ट बेइज्जती हो रही है, तो चलो अशोक बिदोली, ये अपना नहीं है, मेरा तो नहीं है भाई, कोई मेरा कोई नहीं है। मैंने बहुत दिनों से युद्ध नहीं खेल, युद्ध पे गया नहीं हूं मैं। आगे देखो, वो हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे उस टाइम चलेंगे युद्ध पे, नोट कर लो फटाफट। आप देखो अगला फैक्ट हम पढ़ते हैं कोशिका के अंगों के बारे में, है ना। कोशिका के अंग कौन कौन से हो, तो अगली हेडिंग लगाएंगे कोशिकांग, सेल ऑर्गन। लो मास्टर धोखो कर दियो मार सकते, तो कहीं जब तो आपने स्टार्ट किया था तब उस टाइम बताया था कि कोशिका सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी इकाई है, लेकिन आप तो कोशिका के भी अंग पढ़ा रहे हो। बताओ कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल बेटा ऐसे है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ईंट थी ना, ईंट है ना, जो ईंट थी, अब ईंट बनाने के लिए भी तो क्या चाहिए आपको? मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, उसको पकाने के लिए आग भी चाहिए, तब तो ईंट बनेगी ना। तो वैसे ही कोशिका के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वो क्या होते हैं? सारे कोशिका अंग होते हैं। तो कोशिका अंग की परिभाषा क्या लिखोगे? कोशिका के निर्माण में सहायक अंगों को क्या बोलते हैं? तो कोशिका में सहायक अंगों को क्या कहते हैं? कोशिका अंग कहते हैं। सेल ऑर्गन कहा जाता है, ठीक बात है। अब ये कोशिका अंग कौन कौन से होते हैं, कैसे ये सहायता करते हैं, सारे चीजें पढ़ेंगे। यहाँ कोशिका से क्वेश्चन आया तो कोशिका अंग से 110% क्वेश्चन आएगा। देखो कैसे आता है। कोशिका मान लो ये फॉर एग्जांपल ये आपकी कोशिका है ना, और इस कोशिका के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं अंदर, वही कोशिका अंग होते हैं। अब हमें उसकी आकृति भी नहीं पता अभी, लेकिन हम की भिंडी दो, 10 रुपए के टमाटर दो, 10 रुपए के प्याज दो, 10 रुपए की कोई और सब्जी दे दो, तो आपको वो 10-10 रुपए के पैकेट बना के और आपको एक पन्नी में बांध के दे देगा। यही होता है नॉर्मली। लेकिन मान लो आपकी सगाई हो जाए,
मान ले संदीप तेरी सगाई हो गई, तू मार्केट में गया, तेरे 50 गेस्ट आने वाले हैं, तेरे को 50 किलो आलू चाहिए, 5 किलो टमाटर चाहिए, 5 किलो मिर्ची चाहिए, 5 किलो प्याज चाहिए। तो वो क्या करेगा, दुकानदार क्या करेगा, सबको 5-5 किलो की पॉलीथीन में बांध कर एक बोरे में डाल के दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसको सीधी थैली दे दी तो इससे थैली चलेंगी, फिर ये खुद तो क्या जागो। तो वो क्या करता है, पूरे बोरे में डाल के देता है ताकि उसकी एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाए। तो ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा थी, आकार क्या था, बड़ा था। तो मनुष्य की जो कोशिकाएं होती है उनका आकार तो छोटा होता है, तो उनका तो पॉलीथीन में काम चल जाता है। लेकिन पादपों में क्या होता है, आकार बड़ा होता है, इसलिए उनको एकली थैली से काम नहीं चलता, उसके बाहर क्या चाहिए, उसको एक बोरा भी चाहिए और एक एक्स्ट्रा झिल्ली चाहिए, और उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, और ये किस में पाई जाती है, ओनली पादपों में। कोशिका भित्ति ओनली किस में पाई जाती है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, दूसरी झिल्ली अंदर की साइड पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। भाई जंतुओं में तो होनी चाहिए, और किस में भी पाई जाती है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो एक पर्सन यहां से बनता, अगर बनना चाहे तो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन बोल दो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। हाँ सर, आर्मी का एडमिट कार्ड कब आ गए, आ तो गा एडमिट कार्ड, और कताक मंगासी तो एडमिट कार्ड तने डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे दूंगी मैं। एग्जाम है जून में बेटा, आप कहाँ खोए रहते हो, हैं कहाँ, इसीलिए बोल रहा था मैं कि कोचिंग आ जाओ तुम मेरे पास। एडमिट कार्ड की तरह क्यों दे दे थोड़े। आगे देखो, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कोशिका भित्ति दोनों में पाई जाती है, दोनों का मतलब जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में। और कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, केवल जंतु कोशिका में। केवल किस में पाई जाती है, सही बात है ना। अरे उल्टा कर दिया मैंने, ध्यान का है आपका। कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है, केवल पादपों में। क्योंकि थारकानी को लट लेके भागा ना, तो सेफ्टी कर लो खुद की। लेकिन पादप बेचारे पेड़ पौधे की सेफ्टी कर सकते हैं क्या, उनको सेफ्टी भगवान देगा, किसके रूप में, इसी को छाल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सूखी होती है एकदम, जाटी का मुंह रगड़ के देख लियो, अगर विश्वास नहीं हुआ तो। खेजड़ी जानते हो, खेजड़ी, उसकी छाल के मुंह लगा के देखना एक बार आप। ओह हाँ, दूसरे दिन बोरोप्लस लगानी पड़े। देखो, तो कोशिका भित्ति हार्ड होती है, कठोर होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा क्या होती है, 0। पानी क्या होती है, तो छाल होती है वो पेड़ों की क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्या है। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाएगी, दोनों में, पादप में भी और अच्छा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सर सेलुलोज क्या होती है, सेलुलोज एक शर्करा होती है। शर्करा मतलब चीनी। आप पेड़ की छाल को उतारो, नीम को छोड़कर, पेड़ की छाल को उतारो, टहनी तोड़ो, उसकी टहनी की छाल उतारो बाहर से, और उस छाल को उतार के अंदर से चाटो उसको। वैसे चाटना भी यही चीज मिल, तो चाट के देखना एक बार, वो मीठी लगेगी आपको। क्या लगेगी, मीठी। क्यों, उसके अंदर क्या है, सेलुलोज है। और सेलुलोज किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड शर्करा की। किसकी, कल परसों एक लेब असिस्टेंट का पेपर लगा था और उसमें प्रश्न आया था, निम्न में से पॉलीमर है, पॉली लग जाए वो सारे पॉलीमर होते हैं, पॉली लग जाए वो सारे पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड क्या है आपका, सेलुलोज है। और पॉलीसेकेराइड शर्करा को क्या बोलते हैं, सेलुलोज। और ये सेलुलोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है। ठीक, सेकेराइड क्या होती है, शर्करा की एक इकाई होती है, एकलक इकाई होती है। जैसे उत्तक की इकाई क्या हो गई, कोशिका, तो सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाएंगी। वैसे ही सेक्ट में तो ग्लूकोज जुड़ के क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। वैसे ही सेकेराइड आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, शर्करा। वो शर्करा कौन सी बनती है इसमें, सेलुलोज। आपसे प्रश्न ये पूछेगा, पूछ सकता है। तो ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अब बात करें कोशिका झिल्ली की। मनुष्य में शर्करा सेलुलोज नहीं पाई जाती। इसमें क्या पाई जाती है, इसमें सर हमारे अंदर प्रोटीन पाई जाती है और वसा। तो ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और वसा की बनी होती है। इन दोनों को तो आपको दो डिफरेंस, दो कोशिकांग मैंने अभी पढ़ाए। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में। किसकी बनी होती है, क्या होती है, पानी कितना होता है, 0%। ठीक है,
उसके बाद में कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, किसकी बनी होती है, दूसरा नाम क्या होता है, काम क्या होता है इसका, पदार्थों का आदान प्रदान करना। इसका काम तो प्रोटेक्शन है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान करना। और ये पदार्थ का आदान प्रदान किसके साथ करता है, सुबेरिन द्रव्य के साथ। किसके साथ, सुबेरिन एक द्रव्य होता है और उसको अर्धपारगम्य बनाता है। किसी बनाता है, सेमी, जो मेम्ब्रेन बनाता है, सेमी पारगम्य मेम्ब्रेन बनाता है। और वो मेम्ब्रेन क्या करती है, हाँ थैंक यू बेटा, जब तक फ्री मिले भंडारो सादर आश्रम में लिया जाओ, प्रसादी मिलनी चाहिए, प्रसादी। तो कोशिका भित्ति और इन दोनों में डिफरेंस पूछता है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। बताओ पंकज, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, मेरे साइड देख, मेरी साइड देख, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलाइज। अच्छा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, वसा और प्रोटीन की। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल, लंबी हो जाएगी क्लास। तो एक बार आप सारे जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं एक बार रिव्यू जरूर देके जाएंगे, और जो बच्चे नई क्लास रही, आपका सेशन कैसा रहा, मिलते हैं इसी